सभी साथियों को नमस्कार और कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2021 में जो मुख्य परीक्षा हुई थी आरएएस की, उसके 5 नंबर्स और 10 नंबर्स दो प्रश्न थे, उन पर डिस्कशन करेंगे। और यह हमारी PYQ श्रृंखला की अंतिम क्लास है। आपने इससे क्या सीखा या क्या समझा या आंसर राइटिंग कैसे होती है, पहले कैंडिडेट्स के कैसे आंसर लिखे हुए हैं, इन सब पे आपने चिंतन मनन किया होगा और आपने ये भी सोचा होगा कि अब हमें कैसे लिखना है ना। कई सारे सवाल है वो आपके दिमाग में आए होंगे। ठीक है, तो अपन इसकी डिस्कशन शुरू करते हैं। इससे पहले मेरा ये अनुरोध रहेगा, और मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपको कहा है कि अपनी आंसर राइटिंग है, यदि आरएएस देना ही है और आरएएस बनना ही है तो फिर आपको आंसर राइटिंग ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, अभी से आंसर राइटिंग करनी चाहिए, जिसमें मॉडल प्रश्न ले सकते हैं आप, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो ले सकते हैं, या आप जो पढ़ रहे हैं उनमें से प्रश्न बनाकर आप प्रयास कर सकते हैं। तो ये सब आपको करना चाहिए अभी से ही, क्योंकि आंसर राइटिंग नहीं होना एक बहुत बड़ी भूल है। उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई होती है, लेकिन हम उनको एक शब्द सीमा में बांध नहीं पाते हैं, या जो कंसिस्टेंसी लानी चाहिए वो नहीं ला पाते हैं, जिससे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, इन सभी बातों में उलझे रहते हैं। क्योंकि अपने पास 100 वर्ड्स या बहुत सारा मामला होता है, लेकिन 2 वर्ड्स में उनको क्या, सॉरी 2 मार्क्स वाले जो 15 वर्ड्स के हैं उनमें कैसे लिखा जाए, तो इन चीज़ों में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। अपने जो आज प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स के। ठीक है, ये 15 वर्ड्स और ये अपने होंगे 100 वर्ड्स। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं कि इसका जो अगला सवाल है वो क्या था। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। कि एक न्यायपालिका है, ठीक है, न्यायपालिका जिसमें उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अन्य जो अदालतें हैं, निचली अदालतें, ठीक है, वे सभी शामिल हैं। इनके द्वारा प्रशासन पर किस तरह से अंकुश लगाया जाता है। ठीक है, इनके रूपों पर बात की गई है कि इन पर किस तरह से नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला तो ये है कि जो कार्यपालिका व्यवस्थापन है, ठीक है, कार्यपालिका व्यवस्थापन, यदि यह संविधान सम्मत या कानून सम्मत नहीं है तो इसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, पहला। ठीक है, दूसरा यह है कि जो प्रत्यायोजित विधान है उस पर उसकी भी समीक्षा की जाती है कि यह निर्धारित मापदंडों के अनुसार थी या नहीं थी प्रत्यायोजित शक्ति। और यदि प्रत्यायोजित शक्ति कानून सम्मत नहीं थी तो उसे भी असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है और उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति कार्यवाही भी हो सकती है। ठीक है, तीसरा यह है, जैसे कि इसमें यह भी है, इसकी भी हो सकती है समीक्षा न्यायालय द्वारा, कि 123 के अंतर्गत जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति दी गई है उसकी भी हो सकती है। 213 में जो राज्यपाल को शक्ति दी गई है उस पर भी समीक्षा हो सकती है। यदि ये कानून सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, तो इनको भी असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ठीक है, और करारोपण के विरुद्ध अपील की जा सकती है। संविधान का जो 265 अनुच्छेद है उसके अंतर्गत, कि एक
प्रक्रिया के तहत ही कर है वो आरोपित किया जा सकता है, अन्यथा किसी तरह का कर नहीं लिया जाएगा। तो इसके तहत भी कार्यवाही हो सकती है। फिर सरकारी जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकती है। यदि वो कर्तव्यों को नहीं मानते हैं, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम करते हैं, तो इन पर भी कार्यवाही हो सकती है। ठीक है। और अनुच्छेद 300 में यह भी कहा गया है कि सरकार के विरुद्ध अभियोग भी लाया जा सकता है। ठीक है, सरकार के विरुद्ध अभियोग। तो ये न्यायपालिका के पास साधन है कि वो उन पर, प्रशासन पर नियंत्रण रख सकती है। ठीक है, मॉडल आंसर हम कैसे लिखेंगे इस पर हम बात करते हैं। ठीक है, कार्यपालिका के व्यवस्थापन को असंवैधानिक घोषित करना, इसमें राष्ट्रपति की 123 और 213 जो राज्यपाल की शक्ति है अध्यादेश की, वह भी शामिल है। दूसरा, कानूनी शक्तियों का प्रयोग, जो प्रत्यायोजित विधान है उस पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। प्रशासकीय निर्णय के विरुद्ध अपीलें भी की जा सकती है। करारोपण के विरुद्ध अपील की जा सकती है अनुच्छेद 265 के अनुसार। फिर सरकार विरोधी अभियोग है वह भी लाया जा सकता है अनुच्छेद 300 के अनुसार। फिर सरकारी अधिकारी विरोधी अभियान भी लाया जा सकता है। तो ये जो शक्तियां हैं वो न्यायपालिका के पास है, जो प्रशासन पर अंकुश रख सकती है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अपना है, परंपरागत एवं विकास प्रशासन के मध्य प्रमुख अंतर की परिगणना कीजिए। एक तो है परंपरागत प्रशासन, ठीक है, और दूसरा है विकास प्रशासन। इन दोनों में क्या अंतर है वो पॉइंट्स अपन को लिखने। ठीक है, जो परंपरागत प्रशासन है वह दैनिक रूटीन के कार्य करता है, दैनिक व नित्य जो प्रकृति के कार्य होता है वे करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ इनके कार्य होते हैं वे परिवर्तन लिए होते हैं और नई जिम्मेदारियां होती हैं इनके पास। ठीक है, नई जिम्मेदारी। दूसरा यह है कि ये यथास्थिति चाहते हैं, यथास्थिति निर्देशित, कि जैसी स्थिति है वैसी चलने दो, लेकिन ये परिवर्तन निर्देशित होते हैं। ये परिवर्तन चाहते हैं कि हमें लोगों की आय बढ़ानी है या लोगों का विकास करना है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी, लेकिन ये नैतिक कार्य करते हैं कि हमें ऑफिस जाना है, रूटीन काम करना है और वापस आना है। ठीक है, इस तरह से कुछ और पॉइंट्स भी हैं, हम देखते हैं मॉडल आंसर में। ये जो परंपरागत प्रशासन है वो यथास्थिति निर्देशित है और ये परिवर्तन निर्देशित है। ये पद सौंपानिक तथा कठोर प्रशासन जो है वो आधिकारिक रूप से क्या होता है और निर्देशात्मक पद्धति को लागू करता है। ठीक है, एक तो क्या है इसमें पद सौंपानिक और दूसरी कठोर आधिकारिक और निर्देशात्मक पद्धति को लागू करता है। लेकिन यहाँ ये है जो गतिशील और लचीलापन लिए हुए हैं और ये जनवादी और सहभागी पूर्ण पद्धति को लागू करता है और ये निर्देशात्मक पद्धति को लागू करता है। थोड़ा सा मिसमैच हुआ है लिखने में, सही तरह से नहीं लिख पाए हैं। यह अंतर्मुखी है और यह बहिर्मुखी है, मतलब कई सारे आयाम है वो इसमें शामिल होते हैं। और ये नई जिम्मेदारियों से सरब, और ये भी उल्टा लिखा गया है, ये इधर होना चाहिए और ये इधर है। ठीक है, बाई मिस्टेक हुआ है कि ये नई जिम्मेदारियां लिए हुआ है और ये दैनिक कार्यों से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, सचिवालय और निदेशालय में भेद कीजिए। ठीक है, सचिवालय और निदेशालय क्या होते हैं? सचिवालय जो होता है वो राज्य का प्रमुख शासन का केंद्र होता है।
और यहाँ क्या होता है, नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन से संबंधित डिस्कशन। ठीक है। और जो कैबिनेट के और सरकार के जो फैसले होते हैं वे भी यहाँ होते हैं, उनको मूर्त रूप देने का कार्य है वो सचिवालय द्वारा किया जाता है। वहीं जो नीतियों का क्रियान्वयन होता है वे निदेशालय के द्वारा होता है, निदेशालय करता है। और इनका जो अमूमन देखा जाता है मुखिया होता है वो विशेषज्ञ होता है। ठीक है। और यह लाइन पर काम करता है, जो लाइन अवधारणा है उस पे काम करता है, और यह सूत्र अवधारणा पर काम करता है। नहीं सॉरी, स्टाफ, लाइन और सूत्र एक हो गए, स्टाफ अवधारणा। ठीक है, स्टाफ अवधारणा पर काम करता है। ठीक है। और इनका जो मुखिया होता है वो कौन होता है, मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव। और यह कार्य प्रकृति में वरिष्ठ भी होते हैं, मतलब जो सचिवालय की प्रकृति है वो वरिष्ठ की है और निदेशालय की है वह इनके अधीनस्थ की है। ठीक है। जैसे शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। ठीक है, इस तरह से। तो ये मोटा मोटी इनमें अंतर होता है। ये जो है स्टाफ एजेंसी है और ये लाइन एजेंसी है। ये नीति निर्धारण से कार्य से संबंधित है और ये नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित है। और इनका शीर्षाधिकारी होता है वो मुख्य सचिव होता है और इनका निदेशक होता है। और ये विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है। और ये सामान्यज्ञ होते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है ना। जैसे निदेशक है वो आईएएस हो सकता है जो लगभग सामान्यज्ञ होता है। वहीं यदि वो क्या है, चिकित्सा है और किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को बिठाया गया है तो वो विशेषज्ञ के रूप में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है अपना, उच्च लोक सेवाओं में पार्श्विक प्रवेश या लेटरल एंट्री के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ये अभी सुर्खियों में आया था कि केंद्र सरकार में है वो लेटरल एंट्री से शुरू की गई है। क्यों शुरू की गई है, ऐसा बताया गया कि जो हमारी इकोनॉमी है वो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कदम ताल कर सके और हमें विशेषज्ञों की ज़रूरत है, पद खाली है और इस तरह, और एक कुशलता चाहिए, हमें स्किल चाहिए, ट्रेनिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। इस तरह के कुछ तर्क है वो देकर इसे लाया गया। लेकिन हम देखें, वैसे ही डिस्कशन करना है कि विवेचना करनी है अपन को और विश्लेषण करना है। इसके यदि विपक्ष में तर्क देखें तो ये देखा जा सकता है कि भाई भतीजावाद होता है। अब उसमें कोई चयन का ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसका चयन किया जाए, किस आधार पर किया जाए, क्योंकि ये नौकरशाही जिस तरह से चयन होता है नौकरशाही में परीक्षा के माध्यम के, इंटरव्यू के माध्यम से, तो वैसा तो यहाँ है नहीं। यहाँ तो सिर्फ ये देखा जाता है कि ये स्किल्ड है, ऐसे कहा जाता है। अब वो स्किल्ड है या नहीं है इसका कोई पैमाना निर्धारित नहीं है। ठीक है, इस आधार पर भी आलोचना होती है। भाई भतीजावाद होता है, भ्रष्टाचार होता है कि कोई पैसे दे के, घूस दे के लग गया, या फिर वहाँ जाने के बाद में उसको पता है कि मेरा जो टाइम पीरियड है, टेन्योर है, वो बहुत कम होगा, इसलिए हो सकता है कि वह वहाँ पे अच्छा काम न करके वो भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दे सकता है। और एक हितों का टकराव है। जो पूर्व में आईएएस अधिकारी है या सचिव स्तर पर अधिकारी बैठे हैं वो ये देखते हैं कि हम तो इतनी ट्रेनिंग करके हमें इतना प्रशासनिक अनुभव है, तब जाकर इस पद पर पहुंचे हैं, और ये सीधे ही यहाँ पर लोग आ गए हैं, तो हितों का टकराव भी रहता है। तो ऐसे हमें इसमें लिखना है कि क्या क्या होना चाहिए। पक्ष विपक्ष में दो बना लीजिए, पक्ष में भी लिख सकते हैं और विपक्ष में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह भी अपना प्रेजेंटेशन का तरीका हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, पक्ष और विपक्ष। और यदि हम इसमें नहीं लिखना चाहें तो हम सीधे पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। पूर्व में पॉइंट है वो सकारात्मक लिख दिए और फिर जो पॉइंट है वो हमारे आ जाएंगे ये पक्ष में और ये विपक्ष में। ठीक है, ऐसे। अब देखते हैं हम आंसर क्या होना चाहिए।
लेटरल एंट्री का अर्थ है वो प्रशासनिक मामलों में शीर्ष पदों पर कुशल व्यक्तियों को पदोन्नत किया जाना, परंतु ये परीक्षा व्यवस्था से चयन नहीं होता है। ठीक, अब क्यों है कि विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता, पदों की कमी को पूरा करना, यथास्थितिवाद की जगह परिवर्तन लाना, कार्य संस्कृति में बदलाव लाने, अर्थव्यवस्था दक्षता, प्रभावशीलता, सहभागितापूर्ण शासन और बहुआयामी बनाने के लिए। ठीक है, शासन को बहुआयामी बनाने के लिए ये लाभकारी है। लेकिन अब यहाँ से हमारा जो है दूसरा पार्ट शुरू हो गया। लेकिन भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा, प्रशिक्षण न होने से निर्णय प्रक्रिया बाधित, हितों का टकराव, इससे सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता समयबद्ध रूप से प्रदान करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो इस तरह से हम अपने आंसर में डिस्कशन कर सकते हैं और बैलेंस भी कर सकते हैं। केवल हमें एक पक्ष में ही नहीं लिखना है कि ये सभी तरह से सही है, हमें पूर्ण रूप से गलत भी नहीं बताना है कि यह गलत भी है ना। दोनों ही जो पहलू है उन दोनों को ही देखना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। पिछली बार जो अपन ने सवाल देखा था उसमें यह था कि लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से किन व्यक्तियों को छूट दी गई है। अब की बार ये पूछा गया है कि विवेचना करनी है, डिस्कस करना है कि कौन से व्यक्ति है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अब विवेचना हम क्या लिखें, तो यहाँ दोनों ही पक्षों को लिखना है कि कौन कौन व्यक्ति है क्षेत्राधिकार में और कौन नहीं है। जैसे अपन देखें तो जो मंत्री है ना, सचिव है, लोक सेवक है और स्थानीय जो स्वशासन के महापौर और निगम के जो लोग हैं आयुक्त वगैरह, उनके विरुद्ध है। ठीक है, फिर जो जिला परिषद की स्थायी समितियां होती है उनके अध्यक्ष है, जिला परिषद सदस्य है, जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो हैं, इनके लिए यह क्षेत्राधिकार में आते हैं। जबकि मुख्यमंत्री है, महालेखाकार है, न्यायिक जो सेवा के अधिकारी हैं और विधानसभा का जो सचिवालय है उसके कर्मचारी अधिकारी हैं, ये सारे बाहर है। सरपंच, पंच ये भी बाहर है, विधायक है, इनके विरुद्ध शिकायत तो की जा सकती है लेकिन ये क्षेत्राधिकार में नहीं है, इसलिए स्वतः संज्ञान नहीं लिया जा सकता। तो इनको हमें बताना है कि कौन कौन क्षेत्र में है और कौन कौन नहीं है। ठीक है, कौन कौन है तो लोकायुक्त द्वारा राज्य के मंत्रियों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, लोक सेवकों, जिला परिषद के प्रमुखों, उप प्रमुखों, पंचायत समितियों के प्रधानों, उप प्रधानों, जिला परिषद की स्थायी समितियों के अध्यक्षों, स्थानीय प्राधिकरणों के विरुद्ध शिकायतें की जाती है। लेकिन यहाँ से अपना जो इतना सा स्पेस छोड़ दिया और हमने लिखना शुरू कर दिया। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति, अन्य न्यायाधीशों, मुख्यमंत्री राजस्थान, लेखाकार राजस्थान, आरपीएस अध्यक्ष और सदस्यों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान सचिवालय के अधिकारी, राजस्थान विधानसभा, यहाँ लिखना था विधानसभा, राजस्थान तो विधानसभा सचिवालय है, सचिवालय नहीं, राजस्थान विधानसभा का सचिवालय है, उनके अधिकारी और कर्मचारी, सरपंच, पंच, विधायक व सेवानिवृत्त लोक सेवक इसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। ठीक है, ये हमें विश्लेषण में लिखना था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो अपना जो सवाल है वो 10 मार्क्स का है। ठीक है, और 100 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, ये सवाल पहले भी देखा है और टू द पॉइंट पूछा गया, जो सिलेबस में दिया गया है उसी से ही ये सवाल किया गया है कि लोक सेवा जो सुनवाई का अधिकार 2012 है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं कि इसमें क्या क्या है सुनवाई। तो इसमें प्रमुख रूप से बता दूं कि इनके जो भी नागरिक हैं, नागरिकों के निवास स्थान, जो निवास स्थान है, मैं पूरा वाक्य नहीं लिख रहा हूं, निवास स्थान के निकट सुनवाई का अवसर दिया गया है। ठीक है, सेवाओं से संबंधित सुनवाई। दूसरा क्या किया गया है कि प्रत्येक विभाग में एक उत्तरदायी कार्मिक को लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है।
ठीक है, उत्तरदायित्व दिया गया है। ठीक है, फिर अपील का भी प्रावधान किया गया है और एक अभिलिखित जो रसीद है, एक्नॉलेजमेंट देने का भी प्रावधान किया गया है कि इस तारीख को सुनवाई के लिए हमारे पास फला। सीपीसी की जो धारा है उसके अंतर्गत भी यहाँ शक्तियां दी गई है इनको। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसमें क्या क्या है। हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है। मुख्य प्रावधान, आवेदन पत्र या अपीलीय ज्ञापनों पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, नंबर 1। ठीक है, शिकायतकर्ता के निकटतम स्थान पर सुनवाई की व्यवस्था की गई है, नंबर 2। इसके तहत जन शिकायत 15 दिवस में सुनवाई की अनिवार्यता तथा 7 दिन में शिकायत परिवाद पर लिए गए निर्णय की सूचना शिकायतकर्ता को देने का प्रावधान किया गया कि 15 दिन में तो उस पर सुनवाई होनी ही चाहिए और 7 दिवस के अंदर ये बताया जाएगा कि हमने आपकी शिकायत पर यह निर्णय लिया है। ठीक है, ये अच्छी व्यवस्था की गई है कि टाइम बाउंड किया गया है, नहीं तो आपने एप्लीकेशन दे दी और कितने समय बाद सुनवाई हो यह निश्चित नहीं है, तो भी कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, यह भी सूचना दी जानी चाहिए कि इतने टाइम, जैसे 7 दिन के अंदर अंदर आपको बता दिया जाएगा कि हमने आपकी शिकायत पर यह निर्णय लिया है। ठीक है, और इस पे कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। फिर है जनता की सहायता एवं मार्गदर्शन के लिए जो सूचना सुगम केंद्र है उनकी भी व्यवस्था की गई है। उसमें यह होता है कि किस तरह से एप्लीकेशन देंगे, क्या फीस होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, किस तरह से फॉर्म भरना है, ये सारी सुविधाएं हैं वो सुगम केंद्रों पर प्रदान की गई है। ठीक है, और क्या है, जिला कलेक्टर, रीजनल अधिकारी, मेयर, अध्यक्ष, नगर परिषद, नगर पालिका के जो अपीली अधिकारी के रूप में इनका प्रावधान किया गया है कि ये है वो अपीली अधिकारी होंगे। उपखंड जिला कलेक्टर जिला स्तर पर गठित जन अभियोग व सतर्कता समितियों, उप समितियों को द्वितीय अपील पर सुनवाई का अधिकार है। प्रथम अपील पर निर्णय हेतु 21 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। दर्ज शिकायत या परिवाद को विशिष्ट रजिस्टर नंबर दिए जाएंगे, जिस तरह से हमारा यूनिक आईडी नंबर होता है ना आधार कार्ड में, उस तरह का एक नंबर दिया जाएगा कि इतने जो सीरीज है उसमें इस व्यक्ति को या इस नंबर का इस व्यक्ति को ये शिकायत थी और इसकी सुनवाई की जानी है। ठीक है, और सुनवाई न होने पर या निर्णय संतुष्ट न होने पर 30 दिन के भीतर प्रथम अपील के लिए प्रावधान किया गया है। और इसमें यह एक प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के तहत दिए गए निर्णय पर न्यायपालिका की कोई अधिकारिता नहीं है, किसी तरह के न्यायालय में इसके विरुद्ध है वो रिट जारी नहीं की जा सकती या सुनवाई के लिए वहां फाइल नहीं किया जा सकता। इसका वर्जन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके तहत प्रथम और द्वितीय अपीली अधिकारी को सीपीसी की धारा है उनके अंतर्गत भी सुनवाई की शक्तियां दी गई है 1908 में। जैसे किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना है, कोई दस्तावेज मांगना है, शपथ पत्रों की जांच करना है, किसी व्यक्ति को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए बुलाना है, कई सारी इस तरह की जो शक्तियां हैं वो इन्हें दी गई है। और फिर है वो शास्ति का भी प्रावधान किया गया है कि द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा प्रथम अपील अधिकारी पर कारण क्या हो सकते हैं, निर्धारित समय सीमा में सुनवाई न करना, विफल होना, राशि है कम से कम 500 रुपए से अधिक लेकर अधिकतम 5000 रुपए, लेकिन शास्ति अधिरोपित को सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा और उत्तरदायी प्राधिकारी से वेतन से वसूल किया जाएगा। दूसरी बात है कि यदि किसी भी शास्ति लगाई जा रही है, जैसे मान लीजिए कलेक्टर ने एसडीएम पे शास्ति लगा दी कि आपने सुनवाई नहीं की, तो एसडीएम को भी मौका होगा सुनवाई का कि मैंने इसलिए ये है सुनवाई नहीं कर पाया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें प्रमुख प्रावधान है वो लिखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसी का ही भाग है और इसी की कुछ विशेषताएं हैं। अगला सवाल है, सुशासन तथा लोक सेवाओं में नैतिकता का जो लक्ष्य प्राप्त करना है, एक ये और सुशासन प्राप्त करना है, तो इसमें कहा गया है कि जो गांधी जी ने 7 सामाजिक बुराइयां बताई थी, तो उनके द्वारा हमें यदि उस अवधारणा को हम जान लें तो फिर हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वे कौन कौन सी 7 बुराइयां हैं देखते हैं। पहली है, पहले तो थोड़ी सी हेडिंग लिखनी जरूरी है कि लोक सेवा में पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, नैतिकता एवं सुशासन के लक्ष्य को गांधी जी द्वारा लाई गई
7 बुराइयों को जानकर प्राप्त किया जा सकता है। पहली है सिद्धांत बिना राजनीति, कि राजनीति यदि लक्ष्यहीन है तो उस राजनीति को हम राजनीति नहीं कह सकते। केवल यदि इस तरह के राजनेता चुने जाते हैं, इस तरह के निर्वाचन होता है, तो फिर एक अराजक माहौल की तरह अराजकता फैलेगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एक राजनेता में ये आदर्श गुण होना चाहिए कि वह सिद्धांत की राजनीति करें, ठीक है। और यदि सिद्धांतहीन है तो निश्चित आदर्शों पर पवित्र नहीं हो सकती। तटस्थता, वस्तुनिष्ठता, निस्वार्थ भाव एक आदर्श नेता के है वो गुण होने चाहिए, ठीक है। तभी वो जनता की सच्चे अर्थों में सेवा कर पाएगा। नहीं तो उसके दिमाग में ये है कि मैं जीत जाऊंगा, उसके बाद बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, या फिर अपने लोगों को कहीं पद दे दूंगा, या फिर भ्रष्ट जो गतिविधियां हैं उसमें लिप्त रहूंगा, तो फिर उसे राजनीतिक नहीं कह सकते। या फिर कट्टरता, आजकल हम देखते हैं कि बिना सोचे समझे कुछ भी कह दिया जाता है और उसके तथ्यों की कभी वो प्रामाणिकता नहीं होती है, न ही उसके पीछे वो सच्चाई को जानते हैं। जैसा किसी ने कह दिया कि ऐसा हो रहा है, वो ऐसा ही कह देते। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसे राजनीति हम नहीं कह सकते। तो ये हमें सीखना ज़रूरी है कि सिद्धांत बिना राजनीति है वह किसी काम की नहीं है। दूसरी हमारी जो बुराई थी गांधी जी की, वो है कर्म के बिना कर्म के बिना धन। यदि काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी लोक सेवक है, काम नहीं कर रहा है, ऑफिस गया, सुबह टिफिन लेके गया, आराम से नींद ले रहा है कुर्सी पे, उसको कोई मतलब नहीं है, पैसे आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तनख्वाह तो गवर्नमेंट देगी, क्योंकि पद सर्जित किया है तो। लेकिन वह धन कमाया हुआ अस्तेय नहीं है, वह चुराया हुआ धन है, ठीक है, क्योंकि आपने कोई काम तो किया ही नहीं, आप अकर्मण्य हैं, जैसा कि देखा जाता है। इसके लिए यह भी प्रावधान किया गया है कि लोगों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाए, है ना। तो यह लोक सेवक को यह स्वीकार करना चाहिए कि बिना कर्म से कमाया गया धन अस्तेय नहीं, चुराया हुआ धन होता है। इससे प्रशासन में शुचिता, भ्रष्टहीन स्थिति होगी, यदि मान लीजिए इसको स्वीकार कर दिया जाए तो, ठीक है। तीसरी अपनी है वह है आत्मा के बिना सुख, कि आत्मा में सुख नहीं है तो दूसरी जो सारी चीजें हैं भोग, विलास और वासना है, ऐसा गांधी जी का कहना था। जैसे मान लीजिए कि आप किसी गरीब की सहायता नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और आराम सुख सहन से आप रह रहे हैं, तो ये आपका सुख नहीं है, आपको संतुष्टि नहीं मिली है। आप पैसे कमा लिए और आप आराम से रह रहे हैं, इसे ज़िंदगी नहीं कह सकते। आप किसी गरीब, पीड़ित, दलित या फिर शोषित व्यक्ति है उसकी सहायता करते हैं, प्रशासन में हैं आप, ऐसा लोक सेवक है, तो वह जो प्रशासन है वह शुचिता लिए हुए होगा। तो भोग और वासना मात्र है, वास्तविक सुख तो दीनहीन गरीब की सेवा और उसकी संतुष्टि में है। यह हमें विवेक प्रदान करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर है चरित्र के बिना कमाया हुआ धन। एक चरित्रहीन होकर भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त है, रोज पकड़ा जाता है, एसीबी रोज उसको तंग करती है ना। उसने गरीब से ही पैसे ले लिए, 2 रुपए ले लिए, 10 रुपए ले लिए, 100 रुपए ले लिए, कुछ भी ले लिया, ठीक है। उसके बाद वो उस धन को इकट्ठा करके कहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चरित्रहीन कमाया हुआ धन भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। भ्रष्ट तरीकों से कमाया गया धन और चरित्रहीन व्यक्ति को कभी भी संतोष प्राप्ति नहीं हो सकती। चरित्रवान गरीब भी धनवान माना जाता है, कि चरित्र है आपके पास तो सब कुछ है, और चरित्रहीन व्यक्ति के पास यदि धन भी है तो भी वो कोई काम का नहीं, ठीक है। और पांचवी जो बताई थी वो है नैतिकता के बिना व्यापार, कि किसी भी तरह का जो व्यापार है उसमें नैतिकता है तो वह एग्जिस्टेंस कई एक दीर्घ काल तक रह सकता है। यदि आप जालसाजी, गड़बड़ियां और ग्राहकों के साथ में धोखा करते हैं तो वह व्यापार आपका स्थायी नहीं हो सकता, कुछ ही समय बाद आपका व्यापार है वो विनाश की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो अतः प्रशासन में लोक सेवक को नैतिकता अपनानी चाहिए, ठीक है। फिर है मानवीयता के बिना विज्ञान। अब ऐसा विज्ञान जो मानवीयता के बिना है, इंसान की नहीं सोचता। जैसे मान लीजिए ऐसे वायरसेस तैयार कर दिए गए जो कभी खत्म नहीं हो सकते, जिन पे किसी मेडिसिन का प्रभाव नहीं पड़ सकता, और वह उससे है वो मनुष्य जो जाति है वो खत्म की ओर जा रही है। तो ऐसा विज्ञान किस काम का, वो खोज भी किस काम की, उसमें भी नैतिकता होनी चाहिए।
तो उन्होंने, गांधी जी ने कहा था कि ऐसा जो विज्ञान है वो भी हमारे जो अपराध और विनाश को बढ़ाती है। ठीक है। फिर अंतिम था, वो था त्याग के बिना पूजा, केवल कर्म कांड कट्टरता असहनशीलता को बढ़ाती है, अतः सहिष्णु अहिंसा को सर्वोपरि रखना चाहिए, ऐसा गांधी जी ने कहा था। ठीक है। तो यह था जो थोड़ा सा, ये जो सवाल था वो आपका लोक प्रशासन में हटके था कि किसी को कोट किया गया है, गांधी जी की चीज बात को कहा गया है कि इससे हम प्रशासन में है वो सुचिता सचित्रित कैसे ला सकते हैं। ठीक है। अगले सवाल और अंतिम सवाल की ओर चलते हैं कि किसी जिले की कानून एवं व्यवस्था के संधारण हेतु जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की भूमिकाओं का विश्लेषण कीजिए। दोनों की अलग अलग भूमिका हम लिख सकते हैं। पहले जिला कलेक्टर की भूमिका लिख सकते हैं, है ना, और फिर उसके बाद में हम पुलिस अधीक्षक की भूमिका लिख सकते हैं। ठीक है, पुलिस अधीक्षक। ठीक है, इनकी भूमिका लिख सकते हैं। इनकी भूमिका क्या है? शांति और सौहार्द बनाए रखना, और जिस तरह के कोई आंदोलन हो रहे हैं, उग्र आंदोलन है, जातीय आंदोलन है, ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण रखना, निगरानी रखना। ठीक है, और पुलिस प्रशासन पर नियंत्रण रखना, उससे समन्वय स्थापित कर रखना। ठीक है, धारा 144 का प्रयोग है वह करना। ठीक है, तो इस तरह से कलेक्टर की भूमिका होती। उसी तरह से पुलिस प्रशासन है, तो ये इनका मौलिक कार्य है और वास्तविक कार्य है कि वे जिले में अपराध है उनको रोकने की कोशिश करें, जो अपराधी है उनकी धरपकड़ और गिरफ्तारी करें। ठीक है, उनका अन्वेषण करें और प्रशासन का सहयोग करें शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये भूमिका हो सकती है। जिले में कानून व्यवस्था और संधारण में जिला कलेक्टर की भूमिका, और शांति, सुरक्षा, एकता, सद्भाव बनाए रखना, पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला पुलिस तंत्र पर नियंत्रण रखना, सांप्रदायिक दंगों, राजनीतिक आंदोलनों, उग्र प्रदर्शनों, जातीय संघर्षों पर नियंत्रण रखना, पुलिस थानों का निरीक्षण, जिला पुलिस व्यवस्था से रिपोर्ट प्राप्त करना, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की घोषणा करना, खतरनाक विनाशकारी हथियारों पर नियंत्रण रखना, और तस्करी, नशीली दवाओं पर नियंत्रण रखना। इस तरह के कार्य हैं वो इनके हैं। फिर पुलिस अधीक्षक की भूमिका है, तो जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध निवारण के लिए जो मौलिक कार्य है वो इनका है। दूसरी जो शाखाएं हैं, अपराध शाखा है या विशेष शाखा है, उन पर नियंत्रण रखना और उनका पर्यवेक्षण करना। इसी तरह से थानों का पर्यवेक्षण करना, थानों पर नज़र रखना। ठीक है, तस्करी है, नशीली दवाएं हैं, इस तरह को रोकने की कोशिश करना। और यदि कहीं इमरजेंसी हो गई है, कहीं एक्सीडेंट हो गया है या फिर कहीं आगजनी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में भी पुलिस कार्य करती है अपना, और पुलिस अधीक्षक है वो उनका नेतृत्व करता है, घटना की जानकारी लेते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है, उस जानकारी को उच्च स्तर तक पहुँचाने का कार्य भी पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाता है। और यदि अतिरिक्त जाब्ता चाहिए तो भी पुलिस अधीक्षक है वो मांग रखता है। फिर यदि निर्वाचन करवाए जाते हैं तो उसमें भी शांतिपूर्ण निर्वाचन में है वो जिला पुलिस अधीक्षक की महती भूमिका होती है। तो इस तरह से कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की भूमिका है वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होती है। तो अपना PYQ का जो सीरीज थी वो कंप्लीट होती है, और हम आगे कॉन्सेप्ट क्लास पर भी काम करने वाले हैं कि जो भी पब एड्स के जो टॉपिक्स है सिलेबस में उन पे बात करेंगे, और उनके जो महत्वपूर्ण सवाल हैं और उनकी संभावना बनती है या फिर एक रिपीटेशंस के द्वारा एक पैटर्न बनता है, उस पर भी काम करेंगे कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। मॉडल आंसर्स पे भी बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसमें सहयोग किया और आपने क्लासेस हैं वो सुनी। तो इसके बाद में हम फिर मिलते हैं अगली क्लासों में। थैंक यू वेरी मच।